The lecture is all about geography, class 6, chapter 1, that is Earth in the solar system. So, first of all, we will talk about the celestial bodies. Objects like sun, moon, stars, and others that shine in the night sky. यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, सन हो गया, मून, स्टार्स, और जो भी ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं ना रात को हमें दिखाई देते हैं, वो सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, मेड अप ऑफ गैसेज एंड हीट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ही बड़ी होती हैं साइज में, बिकॉज वो गैसेज से बनी होती हैं और हीट होती है उनके अंदर. emit their own heat and light. So जो सेलेस्टियल बॉडीज अपनी खुद के हीट और लाइट emit करती हैं उसे हमें क्या बोलते हैं, उसे हम स्टार बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल क्या है, सन भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा बिग है, गैसेज हैं उसके अंदर, वो हीट एंड लाइट को emit करता है, दैट इज आल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी. So the sun, the moon and all these shining objects in the night sky are called celestial bodies. और जितने भी ऑब्जेक्ट मेंशन किए हैं ना, जो ये सारे के सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं. होप सो आपको समझ आ गया कि ये टॉपिक सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है. सो यूपीएससी की सीरीज में सबसे पहले मेन जो काम है दैट इज अपने बेस क्लियर करना. अगर आप अच्छे से नहीं जानते हो, सो वी आर हेयर. सो आपको हम गाइड करेंगे. जो हमारी 6th क्लास है, इसमें नॉर्मली क्या है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस जो डेफिनेशन है, जो ये टर्म किसके लिए क्या यूज़ की जाती है. सो इसके साथ हमारी आंसर राइटिंग भी अच्छे से होगी. चलो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है टॉपिक, दैट इज स्टार्स. इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि स्टार्स क्या होते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज है, प्रोड्यूस करते हैं अपनी ऑन हीट को, बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं और साइज में इनका बहुत बड़ा होता है. हमें दिखाई छोटे देते हैं, लेकिन ये बिकॉज ये हमसे बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर दूर हैं. सो मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस. सन इज आल्सो ए स्टार. लाइट एंड एनर्जी ऑफ सन प्लेज important role in sustaining all life forms of life on earth. ये तो आप जानते हैं कि सन की हमारी जो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के में बहुत ही ज़्यादा मुख्य रोल है इसका. और प्रोड्यूस लाइट बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. जो सन में लाइट कैसे जो होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण होती है. सो आगे बात आती है गैलेक्सीज की. स्प्रोलिंग स्पेस सिस्टम, जैसे कि ना एक घूमता हुआ एक स्पेस है ना, जैसे कि बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हों, सन एक सेंटर में, तो एक गैलेक्सी है. जैसे कि हम कहाँ पर रहते हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं. सो ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जहाँ पर प्लैनेट क्या है, रोटेट कर रहे हैं खुद के इर्द गिर्द की, और कोई एक मेन उनका हेड होता है, जैसे कि हमारा सन है जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं. ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, composed of stars, dust, interstellar gas, stellar remnants and dark matters and all held together by gravity. और इसमें क्या क्या होता है, गैलेक्सीज में स्टार्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस वगैरह, और डार्क मैटर्स भी होते हैं, और प्लैनेट्स वगैरह, एवरीथिंग होता है जो ग्रेविटी के कारण वो क्या है, एक ही जगह पर चक्कर काट रहा होता है. कैरियर millions of stars bounded by unique force known as gravitational force. कि यहाँ पर क्या होता है ना, एक गैलेक्सी में बहुत ही ज़्यादा स्टार्स होते हैं, और वो स्टार जितने भी हैं वो किसके कारण है, उनके पीछे क्या रीज़न है कि वो कोई एक जगह की फोर्स है, पुल है कोई. अगर ये वाली फोर्स है ना, उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण वो हेल्प करती है कि वो स्टार्स अपनी ही जगह पर रहें, मीन्स कि वो एक ही गैलेक्सी में वहाँ पर ही घूमते रहें. अप्रोक्सीमेटली 70,000 मिलियन स्टार्स इन द यूनिवर्स. और ये काउंटिंग है, ये तो कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, सो आपको पता होना चाहिए. आर सोलर सिस्टम में हमारा जो सोलर सिस्टम है, और वो किस गैलेक्सी में रहता है, वो हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं. Galaxies different from each other in shape, size, color and composition. So अलग अलग गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा है यूनिवर्स में, और इनके शेप, साइज, कलर, कंपोजिशन सब कुछ अलग अलग होता है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज. मेनली 3 टाइप्स की हैं. एक होती है इलिप्टिकल गैलेक्सीज, और जो इलिप्टिकल पाथ होप्स आपको पता ही होगा, अंडाकार जैसे होता है,
उसे हम इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ऐसी गैलेक्सीज भी होती हैं। और एक स्पाइरल गैलेक्सीज भी है, इरेगुलर गैलेक्सीज भी हैं। और इन सब के बारे में किसने क्लासीफाई किया है? एडविन हबल ने इसे क्लासीफाई किया है। मोस्ट डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज कौन सी है? बहुत ही ज़्यादा दूर है ना जो हमसे गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? GNZ11। और ये सब है ना जो, इसके साथ आपने क्या करना है? करंट अफेयर को इंक्लूड करना है। जो करंट अफेयर में चल रहा होगा ना टॉपिक, अगर कुछ इन्वेंशन हमें होती है सो वही ही आती है एग्जाम में। सो ये तो हमारा जो जो स्टैटिक डाटा है ना, ये तो आपने साथ में जो करंट अफेयर दोनों को मिक्स कर कर फिर आपने आंसर राइटिंग करनी है। और आगे बात आती है कॉन्स्टलेशंस की। कॉन्स्टलेशन मीन्स कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, अगर ग्रुप ऑफ स्टार्स कहीं पर हैं और वो अलग अलग आकृति बना रहे हैं और स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कितनी? 88 है ऑफिशियली। फॉर्म एन इमेजिनरी पैटर्न इन सेलेस्टियल स्फीयर्स। सो आपने कभी रात को गए होंगे आसमान की तरफ, देखो तो बहुत सारी आकृति हमें मिलती है जो हर रोज ही होती हैं, जैसे कि एक 7 स्टार्स का आपने सुना होगा। और ऐसे कई सारे इमेजिनरी पैटर्न होते हैं जो हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेगासस, कैस्पियर, जो अलग अलग हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। कॉमन कॉन्स्टलेशन नेम्स आर सिमिलर अक्रॉस कल्चर सच एज, और ये इनके ना कॉन्स्टलेशंस के नेम बताए हैं, जो ग्रुप बनाते हैं उनके नेम की बात की गई है। और आगे बात आती है सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में क्या कुछ है? सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सारे के सारे आते हैं, उसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ग्रेविटेशनल बॉन्ड है, ये फोर्स है जो है सन और ऑब्जेक्ट्स को ऑर्बिट्स में बनाई रखती है। और फॉर्म्ड 4.6 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ जेंट इंटरसेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड। और इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है, अच्छे से इसका डाटा नहीं है। जो ये कि सोलर सिस्टम बहुत ही टाइम पहले बना हुआ है, आप इतना याद रख लीजिए। जो हमारा का नियरेस्ट स्टार है जो अर्थ का, वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो सन के बाद में जो ये स्टार आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद है कौन सा? अल्फा। और कुपर बेल्ट में बात करते हैं। कुपर बेल्ट बेसिकली कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना उसके बारे में बात की गई है, और इनमें से सारे सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, जिसके सन आता है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और आपको इन प्लैनेट्स को सीरीज वाइज ही याद रखना है। और इनको याद करने का एक ट्रिक भी बता देती हूँ। और सन तो आपको पता ही है, MVMJSUN मीन्स कि आपने कैपिटल लेटर देखनी है सभी के। और जो मैं बोल रही हूँ आपने ये नोट डाउन कर लेना है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोन अस नट्स। सो आप ऐसी जो ट्रिक है ना वो NCERT बुक में भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो इनको ट्रिक है याद करने की, आपने ऐसे याद रखना है। सो आगे हम चलते हैं। सन के बारे में बात की है, सन के बारे में तो आप जानते ही हैं। सोलर सिस्टम में सेंटर में है, बहुत ही बड़ा है और हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके साथ सोलर सिस्टम बाइंड अप होकर है। और प्लैनेट्स में के नाम याद रखनी है। और आपने जो 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम के, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं ना उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। जो लास्ट के 4 है उसे हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। हो सकता है कि आपको MCQs फॉर्मेट में पूछा जाए कि इनर प्लैनेट्स की एग्जाम्पल दीजिए। सो तभी आपने ये वाले नाम याद रखने हैं। सो नेक्स्ट बात आती है कंडीशन फॉर ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स। सो ऐसा नहीं है कि हर एक जो सेलेस्टियल बॉडीज है उसे हम प्लैनेट ही बोल दें। सो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण जो सेलेस्टियल बॉडी है वो प्लैनेट कहती है? इट मस्ट ऑर्बिट द सन। सबसे पहले कि वो सन के इर्द गिर्द घूमे। इट शुड बी मैसिव इनफ टू एक्वायर एन अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप, और स्फेरिकल शेप का होनी चाहिए। इट हैज़ टू क्लियर its orbits, that is the object that exert the maximum gravitational pull within its orbit। so वो क्या है बेसिकली कि यूनिफॉर्मली ऑर्बिट्स में घूमता रहे। और ड्राफ्ट प्लैनेट्स की बात करेंगे हम, जैसे कि जो कभी कभार प्लैनेट हमें घोषित किया है जैसे कि प्लूटो को, लेकिन अभी नहीं, वो प्लैनेट नहीं है, वो डेड हो गया है, ऐसे बोल सकते हैं हम। सीरियस लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन एस्टेरॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर।
मार्स और जुपिटर में एक ना बेल्ट पाई जाती है और उसे सीरस नाम है, वो भी एक ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है उसे। ऐसा है कि वो ना प्लैनेट नहीं बन सकते हैं। सो ये एक तरह के जो डेब्रिस हैं वो फैली हुई हैं, एक बेल्ट बनी हुई है मार्स और जुपिटर में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन किन के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच में है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, माइकल जैक्सन के साथ याद कर लें, एम फॉर माइकल जैक्सन, जे फॉर माइकल जैक्सन के साथ रिलेट करें। और मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है वो भी ड्वार्फ प्लैनेट की एग्जाम्पल है। प्लूटो की बात करते हैं। पहले वो था कि इसे हमने प्लैनेट बोला था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया बिकॉज इसने जो जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसे फॉलो नहीं किया है। ये स्मॉल इन साइज है और ऑफ बीट ऑर्बिट है, मतलब कि ऑर्बिट में नहीं रहता है, कभी आ जाता है और कभी ऑर्बिट से बाहर हो जाता है। और बियॉन्ड क्यूपर बेल्ट से भी बियॉन्ड है और 9 प्लैनेटॉइड है। क्यूपर सिमिलर टू एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सो इसके बारे में ही बात की गई है। ड्राफ्ट प्लैनेट होप्स आपको समझ आ गया होगा। आगे बात आती है अर्थ की। अर्थ में क्यों, तो आपने बहुत ही ज़्यादा अभी तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही डीपली जान ही जाओगे। सो इसमें बेसिकली बात बहुत ही बोली गई है कि थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन है और 4.5 मिलियन ईयर्स पहले का बना हुआ है। 71% वाटर है, 29% लैंड है यहाँ पर। आगे बात आती है मेटेरॉइड्स की। स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। जो रॉक के मटेरियल है ना वो जो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है उसे हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। स्मॉल बॉडीज मूविंग इन सोलर सिस्टम दैट वुड बिकम ए मैटर इफ इट एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर। अगर वो अर्थ में एंटर कर जाते हैं उनका नेम चेंज होता है मेटेरॉइड से, हमें उसे मैटर कहते हैं। जैसे कि आपने इन बेसिक हम लेमन टर्म्स में बोले तो आपने उल्का पिंड सुना होगा कि मतलब कि ऐसे मैटर जो है मेट्रॉइड्स है वो जब आ जाते हैं ना तो टूटता हुआ तारा तारा हमें लगता है कि फ्रिक्शन के साथ उन्हें बर्न अप होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमें वो टूटता हुआ तारा नज़र आता है लेकिन वो तारा नहीं होता है कोई टूटता हुआ, वो यही मेट्रॉइड्स होते हैं जो हमारे अर्थ में जो एंटर कर लेते हैं एटमॉस्फेयर को, तो सो फ्रिक्शन के कारण उन्हें बर्न अप होना वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो आगे बात आती है एस्ट्रॉइड्स की। माइनर प्लैनेट इन इनर सोलर सिस्टम। जो छोटे छोटे जो डेब्रीज हैं ना, जो माइकल जैक्सन जैसे मैंने ट्रिक बताई थी मार्स और जुपिटर के बीच में है, उसे वही सारे जो प्लैनेट है ना जो इर्द गिर्द अर्थ के घूम रहे हैं उसे हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। लार्ज एस्ट्रॉइड जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हों उसे हम प्लैनेटॉइड बोलते हैं। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, 253 मैथलीट। सो आपने ऐसे याद रखना हो, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में आए लेकिन हो सकता है आ जाए। सो बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो मेट्रॉइड्स को आप पहले ही मैंने बता दिया है कि जो मेट्रॉइड्स क्या है, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर को एंटर कर जाते हैं तो मेट्रॉइड्स बन जाते हैं। सो स्काई में पाए जाते हैं मेट्रॉइड्स ब्रेक डाउन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन द फ्लैश ऑफ लाइट नाउन एज मेट्रॉइड्स। जो हमें फ्लैश ऑफ लाइट मिलती है ना उसे हम बोलते हैं मेट्रॉइड्स। और आगे बात आती है कॉमेट की। हैव एन इंसेंट्रिक ऑर्बिट। इसका है कि वो इंसेंट्रिक ऑर्बिट मतलब कि वो घूमते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। मेड अप ऑफ रॉक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड आइस इसके साथ बने हुए होते हैं। टीन टेम्पररी एटमॉस्फेरिक टेल व्हेन क्लोज टू सन। अगर वो सन के पास आते हैं तो उसके हमें एक तारा जो उसकी हमें टेल दिखाई देती है। ऐसे लेमन टर्म्स में बोले तो पुच्छल तारा आपने सुना होगा, उसी के ही बोलते हैं कॉमेट बोलते हैं। ऑर्बिट पीरियड इज 75 टू इतने जो ईयर्स लिखा है और 1 to 10 किलोमीटर इन साइज होता है। जो ये ना ऐसे ही है जो घूमते हैं उसके बारे में बात की है। और मून के बारे में आप जानते ही हैं, नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन रेगुलर पाथ। सन के जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द नेचुरल सैटेलाइट्स hold it in its orbit even as the earth revolve around the sun। सो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसके साथ वो मून है हमेशा ही हमारे धरती के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक जो ऑर्बिट में घूमता है। हालांकि हमारी धरती भी सन के इर्द गिर्द घूमती है, फिर भी इसने अभी तक अपना पाथ कभी चेंज नहीं किया, होप सो नहीं ना ही चेंज करेगा। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स है इसके बीच में लगती है। कवर्ड बाय रॉक्स एंड लूज डर्ट विच वी कॉल ल्यूमर सॉइल। और जिसमें जो मून पर जितनी भी रॉक्स एंड डर्ट पाई जाती हैं उसे हम लूमर सॉइल कहते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन दिस सेलेस्टियल बॉडी और इन 1969। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले जो थे जो एस्ट्रोनॉमर थे वो जहाँ पर पहुँचे थे मून पर
और सैटेलाइट की बारे में बात आई है, एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, अर्थ और एनी कोलोसल बॉडीज नॉन एज सैटेलाइट। मेनली क्या है कि वो जो बॉडी सन के, जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही हो, या फिर एनी अदर प्लेनेट के इर्द गिर्द घूम रही हो, उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। और मेनली ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि प्लेनेट हो गए, प्लेनेट के खुद के होते हैं, मून्स हो गए, कॉमेट्स हो गए। और जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं, मनुष्य ने, जैसे कि हम वेदर सिस्टम पता करते हैं, हमारा जो बहुत सारे जो वेदर सिस्टम हम पहले ही फोरकास्टिंग कर लेते हैं ना, वो सारा इसी के जरिए आता है, सैटेलाइट के जरिए। जुपिटर के सबसे मैक्सिमम दैट इज 79 नंबर ऑफ मून्स हैं। अर्थ के पास एक ही नेचुरल है मून, दैट इज वो मून है, दैट इज नेचुरल सैटेलाइट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट सेक्शन में जो भी जितनी भी क्यूरीज हैं जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।